लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है अदिति वाजपेयी। उनकी कुंडली में उनकी आईडी से अवंतिका वाजपेयी जी का नाम है और डेट ऑफ बर्थ है इनका 3 जुलाई 1995, 4:15 सुबह में, और उन्नाव उत्तर प्रदेश की ये कुंडली है। और सवाल इनके हैं कि पंडित जी आईएएस बन सकती हूँ कि नहीं 2021-22 में। और उसके बाद सवाल है कि माता पिता के हेल्थ के बारे में बता दीजिए और विवाह कैसा रहेगा। सबसे पहले हम ये समझें कि आईएएस के लिए किन किन भावों को देखना होता है। तो आपको सबसे पहले अपनी कुंडली में चंद्रमा को देखना होगा कि वो कितना पक्ष बल से कमज़ोर है और कितना वो मजबूत है। अगर वो कमज़ोर रहा पक्ष बल से तो मेहनत मशक्क़त बढ़ेगी। मंगल अगर कमज़ोर रहे और पापक ग्रहों का प्रभाव अगर कुंडली में कमज़ोर रहा या तो वो मृतप्राय रहे तो थोड़ी सी साहस की कमी भी देखी जाती है, व्यक्ति के अंदर ढाढ़स कम होता है। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के हैं और इस वजह से वो पापक ग्रह बन रहा है। साथ ही साथ वो जन्म कुंडली में अगर हम लग्न की बात करते हैं तो लग्न है मिथुन का, जिसके अधिपति जन्म कुंडली में 12वें जा रहे हैं, तो थोड़े से व्यक्तित्व को कमज़ोर और चिंता में डालने वाले बना रहे हैं। व्यक्ति चिंतित ज़्यादा होता है, उसके दिमाग में विचारों का बहुत ज़्यादा अंबार लगा होता है। उत्पन्न करने के विचारों में जो दिमाग में विचार की शक्ति होती है, उत्पादक क्षमता, वो बड़ी तीव्र और प्रखर होती है। ये इस चीज़ को आप थोड़ा कम करो, बहुत ज़्यादा विचार ना करो, बातों को पकड़ो मत, छोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करो। ये पहली बात है। उसके बाद लग्न पे ही सूर्य और शुक्र का प्रभाव है। शुक्र और जो सूर्य बैठे हैं, ध्यान से समझिएगा, शुक्र हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति और सूर्य जो है वो जन्म कुंडली के दो त्रिक भाव के दो दुह स्थानों के अधिपति लग्न में आ रहे हैं। और ये दोनों एक दूसरे के साथ कई बार रहना पसंद भी नहीं करते हैं, क्योंकि सूर्य होता है आध्यात्मिक तत्व का और नैतिकता का ग्रह और शुक्र होता है भौतिकता का ग्रह। इस वजह से सूर्य को उससे वो तिरछी निगाह को देखता है शुक्र को कि ये मेरे साथ कहाँ से बैठ गया। मैं तो व्यक्ति को पुरुषार्थी बनाता हूँ, पर ये तो व्यक्ति को भौतिकवादी बना करके उसको अपने लपेटे में ले लेता है और व्यक्ति को आलसी भी बना देता है और कई बार अकर्मण्यता का भाव भी जागृत कर देता है। और वो कुंडली में शनि कमजोर हो तो, जैसे कि आपकी कुंडली में शनि और मंगल जो दो ऐसे पापक ग्रह जो होते हैं प्रमुखतया, वो आपकी कुंडली में मृतप्राय हो रहे हैं डिग्री के हिसाब से। तो इस वजह से अपने जीवन में ढाढ़स और साहस को कमजोर मत होने दीजिएगा। ये पहली बात है। पेशेंस लेवल आपका कमजोर हो सकता है क्योंकि लग्न में सूर्य है और मंगल जो है वो जन्म कुंडली में, ये प्रभाव ठीक है। पराक्रम व्यक्ति करता है और पराक्रमी है, और पराक्रम का परिणाम लग्न कुंडली में पराक्रम भाव में ही चंद्रमा बैठे हैं और सिंह राशि का निर्माण कर रहे हैं, जिसके अधिपति लग्न में बैठे हैं। पर तृतीय एकादशवें का संबंध व्यक्ति को लाभ भी देता है। पर यही राशि का अधिपति अगर सूर्य राशि से त्रिकोण या केंद्र में बैठ जाता तो इससे राशि को बल मिल जाता, पर ऐसी तो बात है नहीं। इस वजह से व्यक्ति को मशक्कत भी करनी पड़ेगी। अब जरा गौर करिए तो लग्न के अधिपति 12वें में बैठे हैं वृषभ राशि में। वायु बुध जो होता है वो एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को चंचल और अस्थिर करने का कारक बन जाता है, और उस पर दृष्टि गुरु की है। इस वजह से व्यक्ति को उसके साथ एक ऑप्शन भी रख लेना चाहिए शिक्षक बनने का, क्योंकि गुरु और बुध और गुरु और मंगल की दृष्टि गुरु पे भी है और गुरु की दृष्टि बुध पे भी है। आपकी कुंडली में लग्न जो है वो ठीक बना है। लग्नेश 12वें बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, जो कि मिथुन लग्न की कुंडली के लिए सप्तम के अधिपति होकर के आर्थिक पक्ष को मजबूत कर रहे हैं विवाह के बाद। और साथ ही साथ जन्म कुंडली में गुरु सप्तमेश होकर के दशमेश होकर के दशम भाव को देख रहे हैं। कैरियर को कमजोर नहीं देख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे गुरु की राशि बनी, गुरु ने ध्यान से देखा और गौर करिए तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी घटित होगा, पर थोड़ा कमजोर, क्योंकि एकादशवें भाव के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में अपने भाव से पंचमस्थ जाकर के लाभ भाव के अधिपति भाग्य को देखे और भाग्य का कारक भाग्य के अधिपति को देख रहा है, जो कि उसके ही राशि में बैठा है। गुरु और चंद्रमा का एक दूसरे से केंद्र में होना, चंद्रमा और मंगल का एक साथ होना, गुरु और चंद्रमा का एक साथ एक दूसरे से केंद्र में होना, पर ये प्रतियोगिता कर रहे हैं और ये अभ्यास जारी है इसका। इस वजह से वो थोड़े से एडजस्टेबल नहीं है। उन्हें हमें अपने मेहनत के बल पर अपने अनुकूल लाने का प्रयास भी करना होगा। क्लियर है? योगों की बात अगर करते हैं तो शनि मृतप्राय और मंगल मृतप्राय, ढाढ़स और साहस दोनों की आवश्यकता है। जन्म कुंडली में लग्नेश के ऊपर अगर गुरु का प्रभाव है तो निस्संदेह व्यक्ति के प्रभाव विकसित हो जाएंगे। साथ ही साथ बनने के, सफलता के मिलने के आसार
और दूसरी बात कि भाग्य का अधिपति दशम में आकर के भाग्य के कारक और गुरु से देखा जा रहा है, जो कि उस भाव का अधिपति है। दशम भाव बली हो रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे पापक ग्रह का प्रभाव है। मंगल भी तो देख रहे हैं अपनी 8वीं दृष्टि से, मित्र की राशि को देख रहे हैं, मित्र को देख रहे हैं। दशम भाव के अधिपति के ऊपर मंगल का प्रभाव, उस मंगल को चंद्रमा से बल, कुंडली को बल मिला कि मंगल की दृष्टि 8वीं यहां, ये सबसे अच्छी बात। तो दशम भाव बलवान हुआ क्योंकि यहां का अधिपति भी देखा, मंगल भी देख रहे हैं, जो कौन है इस कुंडली के लिए लाभेश हैं। तो लाभ के अधिपति अपने भाव से नवम पंचम के संबंध में, ये बहुत बढ़िया किसके साथ बैठे, लाभ के अधिपति धन भाव के अधिपति चंद्रमा के साथ बैठ करके भाग्य को देख रहे हैं, भाग्य को बल बना रहे हैं, बलवान बना रहे हैं और उसको अवस्था में मजबूती भी मिल रही है। अगर वही ग्रह मृतप्राय नहीं होता तो निसंदेह कुछ और भी अच्छे परिणाम दे सकता है। तो आपको पेशेंस रखना होगा, हो सकता है इस बार परिणाम कमजोर मिले। एक बात और बताता हूं, लग्न के अधिपति का त्रिक भाव में जाने का प्रभाव व्यक्ति को हमेशा ही खर्चे में रखता है और व्यक्ति थोड़े लंबे समय तक अपने पिता के ऊपर डिपेंडेबल भी होता है। ये बात भी दिखती है। आपकी कुंडली में सूर्य लग्न में बैठे हैं, मिथुन राशि के बुद्धिमान और बुद्धि से युक्त होने का प्रभाव, गुरु का चंद्रमा के ऊपर प्रभाव, गुरु का बुध के ऊपर प्रभाव, गुरु का शुक्र के ऊपर, शनि के ऊपर प्रभाव, ये सारी जो स्थितियां हैं वो कुंडली को मजबूती भी दे रही हैं। पर नक्षत्रों की चर्चा अगर करता हूं तो सूर्य थोड़े कंफ्यूजन में, पर उसके पास बर्बरता भी है और ये जो है वो सिद्धि योग में जन्मी है। और उसके बाद व्यक्ति का जन्म जो हुआ है वो ऐसी स्थिति में हुआ है जहां व्यक्ति मेहनत कर सकता है। इनके पास पराक्रम का प्रभाव बड़ा अच्छा होगा क्योंकि जन्म कुंडली में केतु की दृष्टि यहां जा रही है और राहु जो है वो जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठ करके व्यक्ति को श्रेष्ठतम स्थितियों में ले जा रहे हैं। ये बात भी पक्की है। अब उसके बाद भाग्य का बल जन्म कुंडली में है। भाग्य भाव के अधिपति सुख को देखें तो दाम्पत्य तो वैसे भी श्रेष्ठ और मजबूत ही रहता है। और एक बात और बता दूं, चंद्रमा मघा नक्षत्र के हैं, युवावस्था के सूर्य, युवावस्था के चंद्रमा, मंगल मृतप्राय, बुध की स्थिति आपके अनुकूल, गुरु की स्थिति आपके अनुकूल है। गुरु आपकी कुंडली में जो डिग्री में बैठे हैं वो बैठे हैं, गुरु की डिग्री जो है वो 13 डिग्री की है। अब इस आधार पर कि वो अनुराधा नक्षत्र में बैठे तो अवस्था में तो वो ठीक दिख रहे हैं, नौमांस कुंडली में भी वो तुला के जा रहे हैं थोड़े से कमजोरी में, क्योंकि यहां वो मित्र की राशि में बैठे हैं और नौमांस कुंडली में वो तुला के हो रहे हैं। पर लग्न का अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र मंगल के साथ जा रहा है, इस वजह से थोड़ी सी मशक्कत भी करनी पड़ती है। यहाँ का अधिपति यहीं बैठा तो थोड़ी लाभ की स्थिति भी होती है। अब जन्म कुंडली में जरा देखिए तो द्वितीय भाव के अधिपति अगले भाव में, यहाँ पे यहाँ का अधिपति यहीं बैठ रहा है, इस वजह से व्यक्ति का विवाह अच्छे तरीके से और जल्दी भी कई बार हो जाता है। सप्तम भाव के अधिपति शुक्र के साथ बैठे हैं, इस वजह से विवाह जल्दी हो जाना चाहिए और उसको विवाह को कैरियर के चलते रोकने की स्थिति में नहीं जाना चाहिए। अगर विवाह करना चाहते हैं तो आपकी कुंडली के हिसाब से उत्तर पूर्व की दिशा सबसे अच्छी रहेगी। विवाह के लिए सिंह लग्न सिंह राशि का जातक अच्छा रहेगा। इस कुंडली के आधार पे कर्क लग्न कर्क राशि का जातक अच्छा रहेगा, धनु लग्न धनु राशि का जातक अच्छा रहेगा। उसके बाद जन्म कुंडली में मिथुन लग्न और मिथुन राशि का जातक भी अच्छा रहेगा। अब 2-3 बात और बताता हूं, नक्षत्र पे ही थोड़ी सी बात बताऊंगा। गुरु अनुराधा में बैठे हैं जिसका अधिपति भाग्येश होकर के दशम में बैठा है, इस वजह से गुरु को बल मिल रहा है। शनि जो बैठे हैं वो पूर्वा भाद्रपद के बैठे हैं, ये एक अच्छी स्थिति हो सकती है। उसके बाद शुक्र मृगशिरा नक्षत्र के बैठे हैं जिसका अधिपति मित्र की राशि में बैठा है, मित्रवत संबंध भी है। लग्न ठीक है क्योंकि लग्न में सूर्य बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, जो कौन है जन्म कुंडली के पंचम के अधिपति। व्यक्ति के आध्यात्मिक सुख, मंत्रों का जप, मंत्रों में विश्वास, धार्मिकता का भाव, देशभक्ति की भावना, यशस्विता का और कृतज्ञता का भाव जागृत करना। भौतिकवादी होने के साथ साथ व्यक्ति जो होता है वो परमार्थिक भी होता है, उपकारी भी होता है, क्योंकि चंद्रमा और बुध से संबंध गुरु का बड़ा अच्छा बन रहा है। शनि के ऊपर गुरु का प्रभाव है, धर्म के भाव के अधिपति के ऊपर गुरु का प्रभाव अच्छा परिणाम दे जाता है। व्यक्ति को भाग्य का लाभ मिले, प्रतियोगिता जारी रहेगी क्योंकि जन्म कुंडली में गौर करिएगा तो वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल प्रतियोगिता भाव के अधिपति जाकर के जन्म कुंडली के शनि को देख रहे हैं जो कि भाग्य का अधिपति है। तो व्यक्ति कट्टर धार्मिक हो जाता है और कट्टर अहिंसावादी भी हो जाता है। उसको अहिंसा में बहुत भी और बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो बिल्कुल ही ठीक है, कोमल स्वभाव का है, बाहर से कठोर हो सकता है, अंदर से सौम्य है। सूर्य है तो नैतिकवादी, तत्वों का पालन करने वाला और राजसिक गुणों को धारण करने वाला होता है। उसके पास ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट और भेदभाव की स्थिति भी पैदा होती है और वो प्रतिस्पर्धा का गुण रखने वाला भी होता है। उच्च परीक्षाओं में जाकर के बैठने का गुण भी व्यक्ति के अंदर देखा जा सकता है। व्यक्ति ब्राह्मणों का आदर करने वाला, ब्राह्मणों का सत्कार करने वाला और जिसके नमक का
पान कर ले, उसका शरीयत कभी भी वो भूलता नहीं है, उसका शरीयत वो देता है। उसके बाद नवमांश कुंडली पर चर्चा करूं तो शनि और चंद्रमा का प्रभाव जन्म कुंडली में इस भाव को प्रभावित कर सकता है, परंतु गौर से ध्यान से समझने की बात है कि ये दोनों ही बहुत मजबूत बैठे हैं, कमजोर नहीं बैठे हैं, क्योंकि चंद्रमा स्वग्रही और शनि अपनी राशि को देख रहे हैं। ये एक अच्छी स्थिति हो सकती है। लग्न पे गुरु का प्रभाव जो केंद्र में ही बैठे हैं और केंद्र के ही मतलब जन्म कुंडली के सप्तम स्थान को देख रहे हैं, जहां का अधिपति अष्टमस्थ है, शुक्र के साथ बैठा है, सप्तम के कारक के साथ। इस वजह से दांपत्य खराब नहीं होगा। गुरु केंद्र में, शनि चंद्रमा का दशम स्थान में होना व्यक्ति के पति को कई बार नौकरी में होने वाला भी दिखाता है। उसके बाद आप जरा गौर करें, नवमांश कुंडली ठीक, नवमांश कुंडली के बाद अगर दशमांश कुंडली की मैं चर्चा करता हूं तो वहां भी मिथुन लग्न का ही दशमांश बनता है। यह सबसे अच्छी बात होती है, यह सबसे अच्छी बात है, पक्की बात है, क्योंकि मिथुन का लग्न नवमांश शुभ ग्रह का शुक्र और बुध में बहुत अच्छी मित्रता तो नहीं होती है, लेकिन लग्न के अधिपति और नवमांश के अधिपति में थोड़ी बहुत कमजोरी होने के बावजूद लग्न के अधिपति और दशमांश के अधिपति सेम एक ही ग्रह हो रहा है। इस वजह से कर्म क्षेत्र ठीक होगा और लग्न भी मजबूत होता रहेगा। अब एक बात और जरा सुनिए, तो यहाँ पे लग्न के अधिपति बुध वृषभ में बैठे थे, यहाँ पे लग्न के अधिपति जो शुक्र हैं वो वृश्चिक में बैठ रहे हैं। तो इस वजह से कई बार रोग व्याधि भी व्यक्ति को परेशान करती है, कमर के नीचे का हिस्सा प्रभावित होता है, ये बात भी ध्यान रखना होगा। यहाँ पे लग्नेश जो है वो जाकर के जन्म कुंडली में अपने उच्चाभिलाषी प्रभाव को दिखाते हुए इस भाव का लाभ देगा, मतलब लाभ की स्थिति ठीक हो रही है। सूर्य और बुध के साथ ये प्रभाव बड़ा बढ़िया रहेगा। यहाँ पे गुरु जो बैठे हैं वो वृश्चिक राशि के बैठे हैं, यहाँ तुला के थोड़े से असामान्य हो रहे हैं, पर तुला लग्न की कुंडली के लिए वो कमजोर भी होते हैं, इस वजह से थोड़े असामान्य इस वजह से भी हो रहे हैं, और वहां पे प्रतियोगिता इस वजह से भी मिल रही है। पर व्यक्ति का व्यक्तित्व तो फाइनली बड़ा अच्छा होगा और उसको परिणाम उसके अनुकूल ही मिलने की संभावनाएं देखी जा रही हैं। मैं क्लियर कट में बोल देता हूं, इस वर्ष थोड़ी सी मुश्किलें दिखी जा रही हैं, पर अगले साल या फिर एक बार में परिणाम ना मिले, पर व्यक्ति को अपना प्रभाव कमजोर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, इसके साथ साथ आपको एक ऑप्शन भी रखना चाहिए, वो शिक्षण कला का क्षेत्र हो सकता है और उच्च शिक्षा का क्षेत्र हो सकता है। आपकी कुंडली में गुरु और मंगल का संबंध, गुरु बुध, गुरु शनि का संबंध, लग्न में सूर्य और शुक्र का संबंध जैसी स्थिति बना रहे हैं, उसके आधार पर व्यक्ति स्टेट लेवल की भी तैयारियों में जा सकता है और स्टेट लेवल में उच्च पदस्थ अधिकारी बन सकता है। वन विभाग में नौकरी कर सकता है, जल विभाग में नौकरी कर सकता है, और उसके बाद टैक्स विभाग में, टैक्स डिपार्टमेंट में भी नौकरी कर सकता है, और एसएससी वगैरह में उच्च पद अधिकारी बनने के भी योग हैं। मतलब कोई आवश्यक नहीं कि आप खाली एक ही क्षेत्र में काम करो, आपको कई क्षेत्रों में प्रभाव अपना विकसित करने का प्रयास कर लेना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि आपकी कुंडली में पिता को भी अच्छे पद पे ही देख रहा हूं और उनका काम कारोबार अच्छा चल रहा होगा और वो बिल्कुल ही फर्म है, पंक्चुअल है और अपने काम को लेकर के बिल्कुल ही निसर्ग सिद्ध ये बात बनती है कि बिल्कुल वो ठीक है व्यक्ति। क्योंकि जन्म कुंडली में दशम स्थान का अधिपति अगर जन्म कुंडली में छठे भाव में जाता है तो व्यक्ति को कई बार अपने पूर्वजों के साथ जुड़ करके भी काम कर लेना चाहिए, या पूर्वज जो करते आए हों वो काम कर लेना चाहिए। वैसे भी ये नौकरी का भाव प्रदर्शित करता है, नौकरी हो जाएगी, क्योंकि गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में उच्च की दृष्टि से पुरस्कार भाव को देख रहा है, जहां का अधिपति खुद गुरु से केंद्र में आ रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। मैं अब आगे बढ़ता हूं, दशमांश कुंडली में चंद्रमा लग्न को देख रहे हैं, ये एक ठीक बात है। गुरु, सूर्य और शनि एक साथ अष्टम छठे भाव में आ रहे हैं, प्रतियोगिता जारी रहेगी, पक्की बात है, पर सफलता भी मिलेगी। क्योंकि एक बात गौर करिए, मैंने क्या बात कही थी कि अगर जन्म कुंडली में छठे भाव के अधिपति का संबंध अगर भाग्य भाव के अधिपति से या दशम भाव के अधिपति से बनता हो, या एक बात और बताई थी कि जन्म कुंडली में यहाँ के अधिपति का संबंध, चतुर्थ भाव के अधिपति का संबंध अगर छठे भाव के अधिपति या छठे भाव से बनता हो तो व्यक्ति को नौकरी मिलने की संभावना जो होती है वो ज्यादा होती है। चतुर्थ स्थान के अधिपति बुध की दृष्टि, बुध का प्रभाव गुरु से मिल रहा है, इस वजह से भी नौकरी के प्रभाव विकसित होते देख रहे हैं। लग्न में सूर्य का बैठना, ये चीजें ठीक दिख रही हैं। आपकी कुंडली में अगर मैं कहूंगा तो लाभ अगर लेना चाहते हो तो चंद्रमा की दशा 2022 के आ रही है मार्च से, और वो चंद्रमा पराक्रम आपसे करवाएंगे, मेहनत भी लेंगे और आपको थोड़े से मानसिक शांति और कंसंट्रेशन पे भी आपका बल बढ़ेगा। आपकी कुंडली में बुध 12वें है, इस वजह से चीजें टाइम पे भूल जाती हैं, कंफ्यूजन का काम बढ़ जाता है, दो चीजों में चुनने में दिक्कत होती है,
और लास्ट मोमेंट पे ही व्यक्ति धोखा खा जाता है। इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, अपने मेमोरी पावर को ठीक करने के लिए एनालाइजेशन की प्रक्रिया बढ़ानी चाहिए और चीज़ों को बार बार पढ़ना चाहिए और किसी भी सिलेबस को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने से आपके अंदर ये बुद्ध की जो कमज़ोरी है वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद व्यक्ति को गणेश जी के मंत्रों का जप करना चाहिए और किसी गणेश मंदिर में जाने का, गणेश जी की प्रतिमा का दर्शन करना चाहिए या गणेश जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। साथ ही साथ इस कुंडली में सूर्य और चंद्रमा युवा है, कुंडली मजबूत है, मैं कमजोरी से नहीं कहूंगा, पर शनि और मंगल के कमजोर होने के कारण व्यक्ति को कई बार मशक्कत और साहस का प्रभाव ज्यादा दिखाना पड़ता है। इस वजह से कि वो पापक ग्रह हैं, अगर वो थोड़े बैलेंस होते हैं तो व्यक्ति के पास एक ढाढ़स रहता है। जिसकी कमजोरी मैं इस कुंडली में देख रहा हूं उसको आप लाकर के इकट्ठा करो तो आप आगे बढ़ जाओगे, ये क्लियर बात है। चंद्रमा पापक बन रहे हैं, इस वजह से वो थोड़े कमजोर भी हो रहे हैं, पर उनको बल मिल रहा है क्योंकि उस पे आप केतु की दृष्टि को देख रहे हो। यहाँ केतु मंगल की स्थिति को देख रहा है, मंगल को देखेगा तो एक अच्छी स्थिति भी बन रही है। त्रिक भाव के अधिपति दो, मतलब सूर्य और शुक्र जो जन्म कुंडली में होते हैं वो वस्तुतः पंचम भाव के भी अधिपति होकर के बैठे हैं और ग्रह लग्न का फल ज्यादा करेगा, पंचम भाव का फल ज्यादा करेगा क्योंकि मूल त्रिकोण राशि उसकी यहाँ बन रही है। ये एक अच्छी बात है। क्लियर है बात? अब क्या बताऊं, गुरु ठीक है, नवमांस में अपनी राशि अपने नक्षत्र को जा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। शनि पुष्य नक्षत्र के अपने नक्षत्र के, चंद्रमा आश्लेषा के, बुध बढ़िया पंचम भाव में प्रेम पैदा करेगा, बुध उच्चाभिलाषी नवमांस कुंडली में एक अच्छी बात है। और जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति मंगल शुक्र के साथ बैठ रहे हैं नवमांस कुंडली में, ये ठीक है, जिसपे किसी भी प्रकार से कोई पापक ग्रह का असर नहीं है। नवमांस कुंडली में सप्तम भाव पे राहु का प्रभाव है, इस वजह से कभी कभी विलंब की स्थिति या कई बार एक दो बार में चीजें पसंद नहीं आती हैं, ऐसा भी योग विकसित होता है। अब हाँ, दशाओं पे चर्चा कर रहा था। चंद्रमा जो है वो 22 के मार्च से आ रहे हैं और ये चंद्रमा आपकी कुंडली में युवा अवस्था का है। 100% इस दशा में बहुत अनोखे परिणाम और अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। बस आपको उसको ढाढ़स को अपने पास, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अपने लेवल में लेके आना है और उस पर काम करना है। साथ ही साथ अपने प्रभाव को कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझिए। आपकी कुंडली में ही उच्चस्थ परीक्षाओं में बैठने का योग है और सफलता के मायने में अपने प्रभाव को कभी भी कमजोर ना करो और साथ ही साथ कोई ऑप्शन भी साथ में लेकर के जरूर चलना चाहिए। ये शिक्षण का क्षेत्र हो सकता है, पढ़ने पढ़ाने का क्षेत्र हो सकता है। कैरियर के लिए विवाह को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है तो इसे अलग कर रख लेना। आप अपना काम करना, पिता और माता को अपना काम करने देना। गुरु चूंकि छठे भाव में बैठे हैं, इस वजह से कई बार वो धार्मिक कृत्य करने में मशक्कत भी करवाते हैं और पति कई बार पेट का रोगी भी मिल जाता है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा देख लेना चाहिए। हालांकि चंद्रमा और मंगल का प्रभाव आपके पराक्रम भाव को बड़ा बढ़िया बना रहा है, मैं उसे बुरा नहीं कहूँगा। चंद्रमा और मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति को दिखा रहा है। पंचम भाव ठीक है, इस कुंडली में दशम भाव ठीक है, इस कुंडली में तृतीय भाव ठीक है, इस कुंडली में दशम भाव भी ठीक है, इस कुंडली में कुछ अच्छे भाव बन रहे हैं। गुरु मंगल का संबंध, गुरु चंद्रमा का संबंध, चंद्रमा बुध का संबंध, शुभ ग्रहों का संबंध अच्छा है, तो चीज़ें ठीक हैं। आप प्रयास बिल्कुल करो, पर इस बार शायद मुश्किल है। अब कुछ इसी तरीके से बहुत बहुत नमस्कार।